आधुनिक भारत के बारे में, है ना, मॉडर्न इंडिया के बारे में। और मॉडर्न इंडिया के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है एक ऐसी संस्था जिसने आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पहला पॉइंट हमारा, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है ना, ये राष्ट्रीय आंदोलनों में कांग्रेस की स्थापना देश के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में था। मतलब कि ये क्या करता था, ये देश में जो आंदोलन होते थे वो भी करता था और ब्रिटिशर से ये डायरेक्ट ना लड़े, अपनी बात वहाँ तक रखे, उसके लिए बीच में ये मीडिएटर का काम करता था। कपाट का मतलब गेट होता है बेसिकली, है ना, गेट मतलब डोर। तो डोर था बिटवीन किसके बीच में? इंडियंस के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है ना। अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म था। जिसको बनाया किसने था? तो इसको एक अंग्रेज ने ही बनाया था, ठीक है। कौन सा अंग्रेज था? उसका नाम था A.O. ह्यूम नाम था। क्या नाम था उसका? A.O. ह्यूम नाम था इसका, इंग्लिश में भी नाम इसका A.O. ह्यूम है। और ये जो A.O. ह्यूम है ये रिटायर सिविल सर्विस ऑफिसर था, ठीक है ना। कब रिटायर हुआ था? 1882 में रिटायर हुआ था, ठीक है। और ये ऑर्निथोलॉजिस्ट भी था। कौन था? ऑर्निथोलॉजिस्ट भी था ये, ठीक है। तो ये था। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्या है? अच्छा एक चीज़ और, इसका नाम पहले कांग्रेस नहीं हुआ करता था, इसका नाम हुआ करता था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था इसका? इंडियन नेशनल यूनियन। और बाद में इसका नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है, INC कर दिया गया। तो कोई पूछे आपसे कि INC का नाम रखने में किसका योगदान है, तो क्या कहोगे आप? दादा भाई नौरोजी का, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। अब दादा भाई नौरोजी से तो 500 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे मैं आपको वैसे बता देता हूँ, और ये कई बार आता, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स आस्किंग क्वेश्चन है ये। दादा भाई नौरोजी नाम है इनका। हालांकि इनका अभी जो हम लोग शाम वाली क्लास जो पढ़ रहे हैं GK वाली, इसमें अभी तक एक बार भी इसकी चर्चा नहीं है, ये एक दो बार आई है अलग तरीके से। दादा भाई नौरोजी, ये पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग जान लो, ठीक है ना। इनके बारे में पहली बात तो ये जान लो आप लोग कि ये पहले इंडियन है, फर्स्ट इंडियन। क्या अचीवमेंट है इनके नाम पे भाई? पहले इंडियन किस चीज़ के हैं ये? जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सांसद है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में क्या है ये? सांसद थे। और एज वाइज में अगर बात करूँगा, इस हमने गांधी जी की फोटो बुढ़ापे वाली देखी तो हमें लगता है कि गांधी जी सबसे सीनियर नहीं, ही इज मोर सीनियर देन महात्मा गांधी, ठीक है ना। मतलब महात्मा गांधी जब अभी अपनी यंग एज में थे उस समय ये आदमी सांसद वांसद लड़ चुका है इंग्लैंड में जाकर के, ठीक है ना। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये सांसद थे, पहले भारतीय जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में क्या थे? सांसद थे। और इन्होंने एक और चीज भी इन्होंने कहा है, इन्होंने ना सर्वोदय शब्द दिया हुआ है। सर्वोदय कन्या विद्यालय है ना, या सर्वोदय जो भी स्कूल बाल विद्यालय जो भी है ना, सर्वोदय शब्द। कोई पूछे हु कॉइन द टर्म सर्वोदय, तो आप क्या कहोगे? कॉइन द टर्म सर्वोदय, ठीक है ना। आगे दादा भाई नौरोजी। आगे नेक्स्ट और क्या इनकी अचीवमेंट है भाई? ये थे तो इंडियन ही है ना, तो इन्होंने जाकर के ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ना ब्रिटिशर्स को ही समझाया। इन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ब्रिटिशर्स को ही समझाया। क्या समझाया भाई? कि भैया आप लोग जो है ना इंडिया का पैसा निकाल रहे हो देश से, है ना। तो इन्होंने एक कंसेप्ट देता है जिसको कहते हैं ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। क्या ना कहते हैं इसको? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, ठीक है ना, पैसे का निर्गमन या बहिगमन, ठीक है ना, वो चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ इनकी मैंने बताई थी, इनको ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है ना, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैंने बताया इनकी उम्र जो है वो किससे ज़्यादा है? महात्मा गांधी से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? कौन सा ईयर है? कौन से ईयर में पैदा हुए थे? हाँ, 2 अक्टूबर के अलावा बताओ। महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अक्टूबर का। क्या है आगे? चलो आगे वाला आप बता दो, इतना लिख देता हूँ मैं। 1869, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हो गया हमारा, ठीक है ना।
और गाइज इन्होंने और क्या दिया, इन्होंने ना पर कैपिटा इनकम में निकाली थी, याद करो मैंने बताया था आपको। पर कैपिटा इनकम मतलब कि प्रति व्यक्ति आय कितनी निकाली थी इन्होंने, इन्होंने निकाली थी 20 रुपए। ठीक है, यानी इन्होंने निकाला था कि एक आदमी जो है कितने रुपए कमाता है, 20 रुपए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इनको लेकर के हैं। और एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि आईएनसी का नाम इन्होंने चेंज किया गया है ना। पहले इसका नाम आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आप देख रहे हो, उसका पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, तो इनका सुझाव इसमें बड़ा योगदान था। आईएनसी का नाम चेंज करके इन्होंने, सॉरी इंडियन नेशनल यूनियन है ना, आईएनयू का नाम चेंज करके इन्होंने आईएनसी कर दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, तो ये सारी बातें आगे अगले पे आ जाओ। अच्छा एक चीज और, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय में ना कुछ एक्टिविटीज हुई थी। आपसे पूछेगा कि जिस समय कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई, कब कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई, 1885 में एस्टेब्लिश हुई है। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हम क्या कहेंगे, ग्लैडस्टन है। कौन है, ग्लैडस्टन है। और उस समय भारत का वायसराय कौन है, वायसराय कौन है, तो उस समय लॉर्ड डफरिन है, ये याद रखना आपको। और उस समय मुंबई का गवर्नर कौन है, तो मुंबई गवर्नर लॉर्ड रे। ठीक है ना, पूरे भारत का अंग्रेजों का वायसराय होता था और अलग अलग इलाकों का क्या होता था, गवर्नर होता था। आज भी अलग अलग इलाकों में गवर्नर होते हैं, जैसे यूपी का गवर्नर, बिहार का, है ना, इस तरीके से। और जो यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पे गवर्नर नहीं होते, वहाँ पे क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, है ना। आगे नेक्स्ट, तो मैंने आपको बताया गया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 5 दिसंबर 1800। आप लोगों को पता है आजकल गर्मी बहुत पड़ती है ना, तो सोचो कि 1885 में तो एसी वेसी की सर्विस तो थी नहीं, ना ही ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस थी कि मेट्रो में पकड़े और चले गए, ना रेलवे की सर्विस थी, है ना, रेलवे की भी उतनी अच्छी सर्विस नहीं थी। तो कैसे जाएगा आदमी फिर, अगर मान लो, क्योंकि इनके तो हर साल सेशन होते थे, हर साल इनको जाना है, कभी लाहौर जाना है, कभी चेन्नई जाना है, कभी कलकत्ता जाना है, कभी बिहार जाना है। और ये कहीं भी सेशन रखते थे गाइस, बहुत ही सोच समझ करके, किसी दूर दराज किसी गांव में सेशन रखेंगे। अब अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दोगे ना, बिहार का, झारखंड दोगा, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस गाँव में दिया, है ना, वो ये गांव क्यों चूज किया, ये सब चीज। अब कलकत्ता में दिया तो हमें पता, कलकत्ता तो शहर है, फेमस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लोग पहुंचते, तो उस समय गर्मियों में ट्रैवल करना मुश्किल था, इसलिए मुझे लगता है कि हर साल ये लोग 5 दिसंबर को अपना सेशन रखते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने अपना सेशन जो है वो जनवरी में रखना शुरू कर दिया, उनको लगा ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, वो चीज है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। इनका पहला जो सेशन हुआ था, मैंने कहा था कि इसकी स्थापना की अगर हम बात करें ना, तो इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। किसने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है ना, लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष थे, इनका बस इतना ही रोल था और कोई रोल नहीं था। लेकिन जो इनके पहले अध्यक्ष थे, कोई पूछा सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन थे, हाँ जी। और कोई पूछा आपसे कि इनके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कह देना बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे इनका पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जो यूरोपियन था, यूरोपियन मतलब अंग्रेज हो गया हमारा, तो जॉर्ज यूल नाम था इसका। ठीक है ना, इसके अलावा पहली महिला पूछे आपसे, ठीक है, जिसने संबोधित किया है, क्या किया है। अब महिलाओं को लेकर के 3 बातें पूछ लेगा आपसे। ठीक है, पूरी बात देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। कोई पूछा आपसे कि संस्थापक कौन है, आईएनसी क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। संस्थापक की अगर हम बात करें तो संस्थापक कौन है, एओ ह्यूम नाम है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, अगर हम बात करें उसकी, क्या नाम है आपका, पहले अध्यक्ष की, व्योमेश नाम है ना। पहले अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, है ना, बैनर्जी नाम है। और कोई पहला अध्यक्ष हुआ कहाँ था, तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोई पूछे कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 70। ये 72 लोग कौन है, ये इंडिया के अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। जैसे कि कोई ब्राह्मण कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई कैटेगरी के लिए एससी कैटेगरी से, कोई एसटी से, कोई ओबीसी से, कोई, है ना, इस तरीके से अलग अलग आ रहा है। जो भी अपनी अपनी समस्या, सिर्फ कम्युनिटी नहीं, अपनी अपनी समस्या रखने के लिए भी आ रहे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा फर्स्ट मुस्लिम की बात करें, अगर हम लोग फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। इसके अलावा पहली और किसकी बात करें, पहला अंग्रेज, है ना,
यूरोपियन, पहला यूरोपियन जो जिसने लीड किया, क्या नाम था उसका? जॉर्ज यूल नाम है इसका, या यूले या यूल कह लो आप लोग, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट की बात करते हैं अगर हम लोग, पहली महिला, लेकिन महिला में 3 है गाइस। एक महिला है जिसने संबोधित किया था, एड्रेस किया था। एड्रेस समझते हो, मतलब अध्यक्ष कोई और था उस समय, और उसने स्टेज पे आई पहली बार और उसने बोला। जैसे आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कभी कोई फंक्शन हुआ होता है तो देखते हो ना कि पूरे शो को होस्ट करने के लिए किसी लड़की को माइक पकड़ा देते हैं या किसी लड़के को, है ना, डीओ में चलता रहता है, कॉमेडी वगैरह भी चलती रहती है, तो वो चीज़ है। तो ये एड्रेसिंग की बात कर रहा है, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे गैस, अगर हम पहली महिला अध्यक्ष तो वो अलग है। और अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन सी? भारतीय इंडियन, ये अलग है। तो 3 को लेकर के हमारा आता है। तो पहली महिला जिसने इसको एड्रेस किया था ना, उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। पहली महिला जिसने एड्रेस किया, क्या नाम उनका? कादम्बिनी गांगुली। और जो पहली महिला अध्यक्ष थी गाइस, वो भारतीय नहीं थी, वो अंग्रेज थी, एनी बेसेंट। इनका बड़ा नाम है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। और पहली महिला जो भारतीय, उनका नाम है सरोजनी नायडू। क्या नाम इनका? इनको लेकर के अभी क्वेश्चन भी आया था एक, ठीक है, इनकी बुक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। इनको भारत कोकिला भी कहते हैं, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, और ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो एनी बेसेंट का बता दिया आपको, इनका बता दिया, और सरोजनी नायडू का बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, ठीक है ना। तो उसके ठीक 11 साल बाद, कितने साल बाद? 11 साल बाद 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होगा। कौन सा अधिवेशन हुआ? वहां पे इन्होंने पहली बार जो ना राष्ट्रीय गीत गाया, जिसका नाम था वंदे मातरम था। राष्ट्रीय गीत गाया जिसका नाम था वंदे मातरम। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, ठीक है ना। तो कोई आपसे पूछ ले कि भैया क्या कोई आपसे पूछ ले कि किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, ठीक है। तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन, और क्या नाम है इनका? रहमतुल्लाह सयानी। स्पेलिंग वगैरह थोड़ी बहुत इधर उधर से समझ जाना आप लोग। रहमतुल्लाह सयानी नाम इनका, सयानी, ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और राष्ट्रीय गीत है कौन सा? वंदे मातरम, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला, भारत की आजादी के समय में कौन थे राष्ट्र इंडिया आईएनसी के अध्यक्ष? तो जेबी कृपलानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 90 कोई पूछा आपसे कि देश जब आजाद हुआ, ये मेन पूछता है। देखो, ये बन के तैयार हुआ 1885 में। कब तैयार हुआ? 1880। और देश आजाद हुआ कब? 1940। तो अब लगा लो कितने साल हो गए, लगभग 62 साल हो गए, आई थिंक, शायद, है ना, 62 ईयर्स। अब 62 ईयर्स में इनकी मीटिंग 62 टाइम्स हुई होगी, है ना, कम से कम, क्योंकि हर साल होती थी। और कभी कभी इनकी स्पेशल मीटिंग्स भी होती थी। क्या होती थी इनकी? तो स्पेशल मीटिंग मतलब 1 साल में 2 बार बुलाया, तो फिर यानी कि अब इतने सारे तो हम याद करेंगे नहीं, है ना, वो चीज है। तो 1947 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ है, तो अब आपसे यूं पूछेगा कि जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय कांग्रेस के सेशन को किसने लीड किया, है ना। तो कांग्रेस का जो सेशन हुआ है उसको लीड किसने किया? उनको लीड किया है, क्या नाम है इनका नाम है जेबी कृपलानी। क्या नाम है इनका? जेबी कृपलानी, ठीक है ना, जेबी कृपलानी, इंपॉर्टेंट है ये 2-3 नाम आप लोग समझ लो, ये मोस्ट इग्नोर्ड नाम है आज तक के। कौन कौन से मोस्ट इग्नोर्ड नाम है? एक नाम है जेबी कृपलानी। क्या नाम है? जेबी कृपलानी। इनको लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। एक मैंने आपको बताया, एक नाम जिससे आया था CR दास को लेकर के। क्या आया था? CR दास मतलब क्या? चित्तरंजन दास। क्या नाम इनका पूरा? अब यकीन नहीं मानोगे, मैंने कई बार बोला है, मैं तो कोई बहुत ही तुच्छ टीचर हूँ, मेरी क्या ही हैसियत है, बड़े बड़े टीचर ऊपर बैठे हुए हैं ऑनलाइन में,
है ना। हालांकि उनका भी तरीका वही है जो मेरा तरीका, वो भी पढ़ के आते हैं, हम भी पढ़ के आते हैं, बात खत्म हो गई, है ना। या जो हम पढ़ते हैं वो हम बता देते हैं। लेकिन इनको लेकर के ना मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कंपटीशन में जो भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, कंपटीशन में जो भी पढ़ाया जाता है वो वही पढ़ाया जाता है जो ऑलरेडी आपका आ रहा होता है। कुछ भी नया, अगर नया आता है तो वो जरूर पढ़ाया जाएगा, फिर वो ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा सीआर दास को लेकर के ना एक क्वेश्चन आया था जो मैंने शाम के बैच में बताया था, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बात बन जाएगी, मोबाइल रख देंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो एक का नाम देखो, ध्यान सुना, एक थे महात्मा गांधी, क्या नाम था, महात्मा गांधी था, और ये मैंने अभी शाम में बताया आपको अभी रिसेंट में ही। और एक का नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर, इनको लेकर के लड़ाई चल रही थी, अगर आपको याद हो तो, शायद शाम के बच्चों ने बताया था, इनको लेकर के इनके बीच में कुछ लड़ाई चल रही थी। किसकी लड़ाई चल रही थी, इनको लड़ाई चल रही थी कि जो SC ST कम्युनिटी है ना, उनको लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, उनकी किसके लेकर के, हाँ रिजर्वेशन भी, और अलग से इलेक्टोरेट भी, अलग से निर्वाचन आयोग भी, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई SC ST कम्युनिटी का बंदा है तो उसको एक एरिया रिजर्व कर, जैसे मंगोलपुरी वाला एरिया है ना, कि यहाँ से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो कैसा होगा, SC ST से बिलोंग करेगा, है ना, बात सीधी सी है। तो ऐसा हर जगह, तो इसको लेकर के चल रहा था कि अंग्रेज चाहते थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये मिल जाए, तो इसके अगेंस्ट में अनशन पे बैठ गए तो कौन, महात्मा गांधी, ठीक है ना। और महात्मा गांधी बैठ गए, और उस समय पता है वो कहाँ बैठे थे, वो पूना में एक जगह थी यरवदा जेल, पूना में एक जगह थी, कौन सी, यरवदा जेल, है ना, यरवदा जेल में बैठ गए। तो भैया ये तो, अब महात्मा गांधी उस समय बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, बिना इंस्टाग्राम पोस्ट के भी वो फेमस हो चुके थे उस समय, बिना फेसबुक पोस्ट के भी, बिना रील्स के भी, है ना। तो जब ये बैठ गए तो ये बात किसको बुरी लगी, लेकिन इनके बीच में पहले ही बहुत कलेश चल रहा था, तो मीटिंग हो कैसी, अगर दो लोग लड़ाई करके खामोश हो चुके हैं तो मीटिंग कराने वाला कोई चाहिए, तो वो मीटिंग किसने कराया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि ये मीटिंग किसने कराया था। अब इससे पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं आया, है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है आपका सी राजगोपालाचारी को लेकर के, सी राजगोपालाचारी, इनको लेकर के भी ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको पता है जब देश आजाद हो गया तो हमने जो वायसराय वाला सिस्टम था वो खत्म कर दिया, है ना, और वायसराय की जगह पे हमने राष्ट्रपति को चुना, है ना। और देश का ढांचा सुना, ये देश के स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी वायसराय हैं ये, ठीक है ना, गवर्नर जनरल। कैसे, क्योंकि देश खत्ते को सुना, दो बातें हैं, एक गवर्नर जनरल होता है, ठीक है, एक हमारा वॉइसरॉय होता है। वॉइसरॉय होता है राष्ट्रपति के इक्वल, किसके इक्वल होता है, राष्ट्रपति कह लो या हेड ऑफ द कंट्री कह लो। तो जब देश आजाद हो गया तो हमने हेड ऑफ द कंट्री किसको बना दिया, प्रेसिडेंट को बना दिया। तो दो एक साथ हेड ऑफ द कंट्री नहीं रह सकते, इसलिए हमने गवर्नर जनरल का पद वापस से रिक्रूट किया, और ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल है, फर्स्ट और लास्ट। हाँ उपराष्ट्रपति कह लो या गवर्नर जनरल ही कह लो, ठीक है। जैसे इस समय गवर्नर होता है ना, वैसे ही यूनियन टेरिटरी में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक वैसे ही कुछ कुछ, ठीक है ना। देखो ये जो गवर्नर होता है, ये जो वायसराय होता है और ये जो प्रेसिडेंट होता है, इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन मीनिंग एक ही है, ये तीनों ही हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए अब एक कंट्री में एक ही हेड ऑफ द स्टेट होगा, इसलिए जब हमने प्रेसिडेंट चुना तो हमने वायसराय के पोस्ट को खत्म कर दिया, है ना, गवर्नर के पोस्ट को खत्म करके हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया, और ये पहले और आखिरी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। क्या नाम इनका, सी राजगोपालाचारी। ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट, 2 बार, अच्छा इसके बाद ये आगे भी चले, आगे भी इनका वो हुआ, ठीक है ना, इनके नाम पे आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो JB कृपलानी, जब देश आजाद हुआ तो JB कृपलानी थे, ठीक है ना। अच्छा कोई पूछे आपसे कि कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक, लॉन्गेस्ट टेन्योर तक, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या नाम था इनका, अब्दुल कलाम आजाद, नहीं, ठीक है ना। मतलब कि कह लो यंगेस्ट अध्यक्ष, यंगेस्ट चेयरमैन की बात करें अगर हम लोग, तो इनका नाम है अब्दुल कलाम आजाद, नहीं इनका नाम है अबुल कलाम आजाद। कौन नाम है, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद तो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, है ना, वो तो अब हैं, और ये लोग इंडिपेंडेंट के टाइम के थे, बहुत डिफरेंस है इनके बीच में, है ना। ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी
रह चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई पूछे यंगेस्ट और लॉन्गेस्ट टेन्योर के, किसके लॉन्गेस्ट टेन्योर के, मतलब सबसे लंबे टेन्योर के जो अध्यक्ष थे वो अब्दुल कलाम आ जाते हैं। 8 का टैब व्हाइट कलर की मूंछ ऐसे रहती है ना, हाँ ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। जो अब देखो इनके जो अध्यक्ष होते थे ना वो हर साल चूज किए जाते थे। कब चूज किए जाते थे? हर साल। तो ये लगभग 5 साल तक बने रहे कंटिन्यूसली। जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे वो हर साल चूज होते थे, लेकिन ये 5 साल तक बने रहे 1940। तो 5 साल मतलब हाईएस्ट टेन्योर हो गया आपका। आगे नेक्स्ट की बात करते गए। अब बात करते गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेजेस की बात करते गए। तो ये मैंने बताया कि ये संस्था कब बन के तैयार हुई? 1885 में, और 1947 तक चली, है ना। अब इसमें 2 फेजेस आते हैं गाइस आपका। एक आता है 1885 से लेकर 1905 तक, 47। एक आता है 1885 से लेकर 1905 तक, और एक आता है 1905 से लेकर के आगे का 1920 तक का। ये वाला जो फेज है ना, स्टार्टिंग वाला, ये मॉडरेट फेज है। कैसा फेज है ये? मॉडरेट। मतलब इनको, इन बंदों को ये लगता है कि अंग्रेज वाकई हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, वो हमारी बात सुनेंगे, हमें आजादी देंगे। मतलब इनका लड़ाई झगड़े करने का कोई विचार नहीं है, डिमांड करने का कोई विचार नहीं है, ठीक है ना, वो चीज है। तो ये जो हमारा फर्स्ट फेज है 1885 से 1905, इसके बारे में तो इसको कहते हैं लिबरल फेज। क्या कहते हैं इसको? लिबरल फेज, है ना। इनका मानना था कि इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज भारतीयों की तुलना में अधिक उदार हैं, ठीक है ना। भारतीय अंग्रेजों की तुलना में अधिक उदार और न्यायप्रिय हैं, अतः भारत को हित में अवश्य काम करेंगे। मतलब कि उनका मानना था कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, ये इनका मानना था। इसी कारण से इनका टाइम भी खत्म हो गया। कब? 1905 में, ठीक है। इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, मतलब इस फेज में कौन से लोग आते हैं, मॉडरेट फेज में कौन आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेज में कौन आते हैं, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। उदारवादियों का सबसे बड़ा योगदान आर्थिक क्षेत्र में रहा है, ठीक है ना। आर्थिक मतलब समझ रहे हो, इकोनॉमिकल। इन्होंने इकोनॉमिकली ज्यादा काम किया है, इंडिपेंडेंस से ज्यादा, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से ऐसे नेता भाई जो आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। दादर नागर हवेली नहीं है, ठीक है। एक का नाम है फिरोज शाह मेहता। क्या नाम इनका? फिरोज शाह। इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। एक का नाम बता दिया मैंने आपको, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। एक का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। पता है कौन है ये? इनको लेकर के क्वेश्चन आता है। कोई पूछे आपसे कि हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण, आनंद मोहन बसु, दीना ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष एंड मनमोहन घोष। दीज आर द पीपल हु बिलोंग्स टू मॉडरेट लीडर्स ऑफ आईएनसी, है ना। ये वो लोग हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मॉडरेट फेज, मॉडरेट मतलब कि उदारवादी नेता ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, ये सारे वही लोग हैं गाइस जिनके नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि इन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ दिया, हमने ये पढ़ा था ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, है ना, इस तरीके से। तो उससे भी याद कर सकते हो। अच्छा, ये जो दादा भाई नौरोजी हैं और इनके साथ एक और व्यक्ति, इनका नाम है रमेश चंद्र दत्त और डी ई वाचा, वो ना दीनशाह ई वाचा। इन्होंने ही बताता है वो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ के बारे में बताया था ना आपको। भाई दादा भाई नौरोजी जो है वो पहले इंडियन थे जो ब्रिटेन में जाकर के ब्रिटेन की पार्लियामेंट को ही क्या करते हैं, हाँ हाँ। आप लोग क्या सॉल्व कर रहे हो? कुछ सॉल्व कर रहे हो? तुम दोनों फोन में जो लगे हुए पीछे, या तो फोन रख दो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप जा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी डिस्टर्बेंस हो रही है इससे, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, तो नहीं सुनने का इंटरेस्ट हो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी स्थिति को समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि कहीं कोई सब्जेक्ट बात नहीं बनती हो, ठीक है। लेकिन या तो आप मत सुनो, लेकिन आप अपने में ही लगे हो, इससे मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरा ध्यान उधर बार बार जा रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो अकेला, आजकल तो आपको पता है कि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भी आदमी जो है 4-5 लोग अपने साथ रखता है ना। तो ये तो एमपी थे, कहाँ पे एमपी थे ये? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एमपी थे, है ना। तो अकेले तो रहेंगे, तो इनके सपोर्ट में 2-3 लोग और थे। एक का नाम था रमेश चंद्र दत्त और एक का नाम था डी ई वाचा। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है।
ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया है। और ये क्या चीज है, ये चीज बताता है कि कैसे अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या बाकी जो, अच्छा आज एक न्यूज आई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बैंक करप्ट हो गई है, यानी कि आज वो क्लोज हो गई है। कितने साल बाद, 170 साल बाद। मतलब ये कंपनी आज भी चल रही थी और इवन कुछ टाइम पहले तक इसका जो हेड था वो इंडियन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी थी, 1600 में नहीं बनी थी एक्चुअली, 1590 में ही बन गई थी। इंडिया में आते आते उसको टाइम हो गया था, ठीक है ना, इंडिया में उसको परमिशन नहीं मिल रही थी, ठीक है, ये चीज है। और इसने बहुत करप्शन खिलाया था, बहुत पैसा खिलाया था इंडिया में रहने के लिए। इंग्लैंड इसको मोनोपोली थी, इंग्लैंड से कोई और कंपनी यहाँ पे नहीं आ सकती थी और नहीं आई। आपने कोई और कंपनी कभी नहीं सुनी होगी जो इंग्लैंड से यहाँ पे आई है दोबारा। हाँ हाँ, इसको परमिशन मिली हुई थी, ठीक है। आज की न्यूज पढ़ी मैंने, आज सुबह ही आया था, मैंने शायद हटाया भी नहीं है अभी, आई थिंक वो न्यूज जो ऊपर स्लाइड बार में आता है ना, मैंने अभी हटाया भी नहीं है। देखते एक मिनट को, देखो नहीं हट गया ना, हटा दिया। आफ्टर 170 ईयर ऑफ अब कुछ और बिजनेस कर रही होगी, ठीक है ना, बिजनेस करना इनका काम था, ठीक है। पहले क्या करती थी ये, पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे ये लोग, है ना। पहले मैंने बताया था कि फैक्ट्रियों का मतलब पहले प्रोडक्शन हाउस नहीं होता था, सामान लाना, गुड्स को लाना, स्टॉल करना, उसको वापस भेजना, वो सब चीजें। आगे की बात करें, अच्छा गाइस, ये जो आपने पढ़ा कि आईएनसी के दो फेजेस थे, एक था मॉडरेट फेज और एक था आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज, एक था मॉडरेट और एक था एक्सट्रीमिस्ट फेज था, है ना। तो जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था यानी वो लोग जिनको तुम अगर मारोगे तो वो भी तुम्हें मारेंगे, गरम दल के नेता, लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज। उसमें पहला नाम आता है किसका, बाल गंगाधर तिलक का। किसका नाम आता है आपके हिसाब से, कौन है इसमें से बाल गंगाधर तिलक? ठीक है, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम इनका? तिलक, ठीक है ना। इनका क्या नाम है? लाला लाजपत राय। क्या नाम है इनका? नाम के आगे लाला लगा है, और पहले के टाइम पे लाला तो नाम उनके आगे लगता था जिनके पास क्या हो, बहुत ज्यादा। तो ही इज द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। लाला, ही इज द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल, he is the co-founder of Punjab National. I have a question multiple times. ठीक है, he is the founder of Punjab Kesari as well. सुना है पंजाब केसरी as well, ठीक है ना, न्यूज़पेपर। यस, पंजाब केसरी। और इनको केसरी का टाइटल मिला हुआ है, पंजाब केसरी का टाइटल भी इनको मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब इनकी अचीवमेंट है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की बात करो तो इनके बारे में जान लो। आजकल आपने देखा होगा कि दिल्ली में गणेश चतुर्थी बड़ा मनाते हैं आजकल लोग, लेकिन आज से 10 साल पहले कोई नहीं पूछता था। ये इंस्टाग्राम के कारण हो गया कि लोग प्रभावित हो गए और लोगों ने फेस्टिवल मनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ट्रेडिशनली गणेश जी का जो, अब इसके पीछे पता करो तो बहुत सारे लॉजिक मिलेंगे आपको कि महाराष्ट्र वाले क्यों मनाते हैं और हमें क्यों नहीं मनाना चाहिए, लेकिन चल रहा है तो चल रहा वाली बात है, ठीक है, वो चीज है। तो दो इनके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन। पहला, कोई पूछा शिवाजी जयंती अभी गई थी ना 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले, मतलब कि शायद 19 तारीख को थी, ठीक है ना। तो शिवाजी जयंती जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया, और एक और चीज स्टार्ट की, गणेश चतुर्थी। क्या स्टार्ट किया? तो कोई पूछेगा मतलब कि इनके करने से पहले कोई भी महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, तो 2 फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का क्रेडिट इनको जाता है। और इनका नाम है बिपिन चंद्र पाल। क्या नाम है इनका? बिपिन चंद्र। तो इनको लाल बाल पाल कहते हैं इनको, ठीक है, लाल कहते हैं, बाल कहते हैं और पाल कहते हैं, ठीक है ना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये जितने पॉइंट्स बताए ये इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब कि आपको दिखने में लग रहा होगा शांत से हैं, ठीक है ना, लेकिन ये गुस्से वाले लोग हैं थोड़े से, ठीक है। और ये सेकंड फेज के हैं, मॉडरेट के नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट फेज के हैं, ठीक है। उग्रवादी हैं, उग्रवादी मतलब कि हॉट फेज के हैं, ठीक है ना। और हुआ क्या मैं बताता हूं आपको। मैंने बताया कि कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ये जो मॉडरेट वाले थे ना, इनसे ना अब जनता परेशान हो चुकी थी। जनता परेशान ये हो चुकी थी कि जनता को भरोसा गया कि इनसे कुछ होने वाला, क्योंकि ये खुद मान बैठे थे कि अंग्रेज करेंगे जो करेंगे, हमें तो करने की जरूरत
नहीं है, तो इसलिए इनको हटा करके और वापस से कौन आ गया हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द क्रिटिक्स ऑफ लिबरल पॉलिटिक्स बिगन, ठीक है ना, मतलब कि वो जो लिबरल थे, जो उदारवादी थे, उनकी क्या चालू हो गई, आलोचना चालू हो गई, क्या हो गई, उनकी बेइज्जती चालू हो गई, ठीक है ना। और इसी कारण से फिर नया फेज आया जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं या फिर उग्रवादी चरण कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी, इन लोगों की बहुत सारी किताबें हैं, है ना। अभी आपने देखा दिल्ली पुलिस का हमने PYQ पढ़ रहे थे, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी, नाम था उसका हिंदू स्वराज, क्या नाम था। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बंगाल विभाजन के बाद भी भारतीयों में वास्तविक जागृति आई और इसके लिए उन्हें लॉर्ड कर्जन को धन्यवाद कहा। अब ध्यान से सुनना, बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 में। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। बंगाल का पार्टीशन ऑफ बंगाल कह लो आप उसको, पार्टीशन ऑफ, लेकिन ये किया क्यों था, और कोई पूछे किसने किया था तो कहते ना लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन किया क्यों था, तो वो ये मानते थे कि ये जो, अच्छा एक चीज और, बंगालीज बहुत ज्यादा डेवलप थे पहले से, एजुकेटेड भी थे, ठीक है ना। आपने देखो जितने भी ये पाल और ये सब घोष वगैरह जो आ रहे हैं, कौन है, सब बंगाली है, सब है ना। तो उन्होंने बंगाल का विभाजन सिर्फ इसलिए किया, पार्टीशन इसलिए किया, ताकि वो जो रिवोल्यूशन हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, उसको आसानी से क्या करे, उसको ग्रैब कर सके, उसको पकड़ सके। इनके पीछे का पर्पज यही था इनका। लेकिन ये जो बंगाल का विभाजन किया, यही चल करके आगे एक नई कंट्री बन जाती है, कौन सी बन जाती है, बांग्लादेश। अच्छा, बंगाल का विभाजन हुआ कब तक, 1905 में हुआ था। कब हुआ था। अब इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हो गए, बहुत सारे क्या हो गए, आंदोलन हो गए, और उसी की वजह से हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो क्या हो गए, एक हो गए। क्या हो गए, एक हो गए। तभी तो महात्मा गांधी बोल रहे हैं थैंक यू, किसको थैंक यू बोल रहे हैं ये, क्योंकि तुम्हारी वजह से क्या हो रही है, एक हो रहे हैं। वो चाहते थे कि बंगाल का विभाजन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, और कैंसिल हुआ भी। कब कैंसिल हुआ, 1911 में। गैस कब हुआ, 1911-12 के आसपास हुआ, जब ना एक ना इंग्लैंड का राजा आया, इंग्लैंड का किंग आया। क्या नाम था इसका, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ नाम था उसका। क्या नाम था उसका, जॉर्ज फिफ्थ नाम था। जब वो इंडिया आया तो उसके वेलकम के लिए गए, उसके वेलकम के लिए हमने एक गेट बनाया। क्या नाम था उसका, इंडिया गेट। बिल्कुल गलत, इंडिया गेट नहीं बनाया। क्या बनाया, गेट वे ऑफ इंडिया बनाया, है ना। अब अगर आप कभी जाओ, आपका नौकरी लगे, आपका बजट बने और आप जाओ गेटवे ऑफ इंडिया देखने, तो आप देखोगे कि वो साइज में बहुत छोटा है। आपको लगेगा तो बहुत ही छोटा सा है ये, लेकिन वही है, वो सिंबॉलिकली बना रखा था। जब वो वहां से आया, क्योंकि पहले लोग कैसे आते थे, समुद्र से आते थे, तो उसके वेलकम के लिए गेट बनाया 1911 में। तो कोई पूछे गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बना, तो इस कारण से। और गाइस जब वो आया तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ, किसको क्या लगाया हमने, दिल्ली दरबार लगाया। क्या लगाया, ये दरबार हमेशा लगते थे एक्चुअली, कभी इलाहाबाद में लगता था, कभी दिल्ली में लगता था, कभी, है ना। उसमें इस बंदे ने, क्या नाम इसका, जॉर्ज फिफ्थ, क्या नाम इसका, हिंदी में इसको जॉर्ज पंचम कहते हैं। इसने कहा कि हम बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बंगाल के पार्टीशन को, मतलब ये हीरो बन के आया एक तरह से, है ना। और जब ये आया था ना, तो इसी की खुशी में वो जो थे, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी एक गाना गाया था। क्या गाना गाया था, जन गण मन। क्या, कौन सा गाना गाया था, जो आगे चल करके भारत का क्या बना, नेशनल सॉन्ग की नेशनल एंथम, नेशनल एंथम बना। क्या बना, नेशनल सॉन्ग क्या हमारा, वंदे मातरम। दोनों में फर्क पता होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में इसको लेकर के कुछ रूल्स निकाले हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो जनगण मन गाया। लेकिन जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तो बंगाल के विभाजन के लिए भी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये जो नया बंगाल बना था, उसके लिए भी एक गाना बनाया था जिसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, हाँ, हमारा सोने का बांग्ला। बांग्ला मतलब बांग्ला की बात कर रहा है, ठीक है ना, सोने का ही था। क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती थी, फर्टिलिटी थी, बहुत ज्यादा उपजाऊ थी जमीन, है ना, वो सब चीजें। और यही गाना चल के आगे चल के बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बना, ठीक है ना। अब बांग्लादेश वालों ने अपने नेशनल फादर को तो रिमूव कर दिया है,
बांग्लादेश के नेशनल फादर का क्या नाम है, राष्ट्रपिता का नाम? हाँ, बांग्लादेश के नेशनल फादर का नाम क्या है, मतलब राष्ट्रपिता का नाम क्या है, कुछ आइडिया? जियाउल रहमान, है ना भाई, क्या नाम है? जियाउल रहमान, है ना, जियाउल रहमान नाम है। उनको नेशनल फादर मानने से बांग्लादेश ने क्या कर दिया है, मना कर दिया। करेंसी से उनकी फोटो हट गई होगी, आई होप सो, है ना। तो हो सकता कल को नेशनल सॉन्ग भी बदल देंगे, अभी तक तो यही है, ठीक है, अमार सुनार बांग्ला। तो ही इज द पर्सन, ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ 2 कंट्रीज, इंडिया एंड बांग्लादेश। एक और खास चीज है जो उसने 2 कंट्रीज की चीज को हैंडल किया। हमारे पास एक बैंक है जिसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बैंक है गाइस, एकमात्र सेंट्रलाइज बैंक है जिसने 2 देशों की करेंसी को हैंडल किया, इंडिया और बांग्लादेश। आप पाकिस्तान का भी करा था कुछ समय तक, ठीक है ना, वो चीज है, लेकिन जनरली बांग्लादेश का आता है इसमें। और वही पार्टीशन के टाइम पे जो हुआ था वो वाला, ठीक है ना। आगे की बात करें, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे पार्टीशन को लेकर के। तो अच्छा, तो महात्मा गांधी ने एक मैगजीन लिखी थी, कौन सी, क्या नाम था उसका, हिंदू स्वराज। अब किसी दिन मैं आपको जब मैगजीन का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना अगली क्लास में, तो मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी ने कौन कौन सी मैगजीन्स लिखी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन सी बुक्स लिखी, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो हिंद स्वराज एक बुक लिखी, उन्होंने इसमें थैंक यू बोला किसको, कर्जन को। किसको थैंक यू बोला? अब आपको सर पार्टीशन और तो थैंक यू क्यों बोला, एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि पार्टीशन और तो थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, महात्मा गांधी को कॉमन सेंस की है ही नहीं। तो उन्होंने कहा थैंक यू बोला कि इनके चक्कर में जो है ना, ये चीज। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने बंगाल को डिवाइड क्यों किया, तो उनका मेन पर्पस पता है क्या था? उनका मेन पर्पस था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरीज हैं, उन सबको क्या करना, पकड़ना था ना, उनको पकड़ना, ताकि वो भागे ना, क्रांति की बातें ना करें। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट से आप पूछोगे क्यों किया, तो वो ये थोड़ी बोलेंगे क्रांतिकारी पकड़ने हैं। वो पता क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। यूपी अभी यूपी में 4 स्टेट बनने जा रहे हैं। केरल का नाम केरलम कर दिया है, अभी हुआ नहीं है, अभी होगा, प्रोसीजर चालू होगा। अब यूपी में 4 स्टेट बनेंगे, 4 स्टेट। तो गवर्नमेंट से पूछो क्यों कर रहे हो, तो वो थोड़ी कहेंगे हमारे बस की नहीं, हम नहीं संभाल पा रहे। वो कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। क्या होगा, है ना। मान लो भाई के घर में भंडारा हुआ और सामने वाले घर में जाके बोला आंटी खाना खराब हो रहा है ले लो, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, खाना खराब हो रहा है ये तो बोलेंगे नहीं, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, वो चीज है। तो गवर्नमेंट जब कभी भी स्टेट का पार्टिसिपेशन करती है, क्या रीजन देती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पुराना लॉजिक है ये काफी। आगे नेक्स्ट, लॉर्ड, ठीक है, ये उसी का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो बंगाल का पार्टीशन गाइस कब डिक्लेयर हुआ, 19 जुलाई 1900। और गाइस जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ ना, वैसे के वैसे ही बहुत ज्यादा क्या हुआ, मतलब कि इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे। क्या होने लग गए, प्रोटेस्ट होने लग गए, मीटिंग होने लग गई, है ना, इसके खिलाफ लोग भड़क गए, हिंदू मुस्लिम एक हो गए, ठीक है, वो चीज है। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई और स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। मतलब कि हमने एक मीटिंग की, जो डिक्लेयर कब किया, 19 जुलाई 1905 को, 1905 को, और उसके लगभग 1 महीने बाद, यानी कि 7 अगस्त को, 12-13 दिन बाद 1905 को हमने कहा कि हम एक आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे, हम एक आंदोलन, का नाम होगा स्वदेशी मूवमेंट। क्या नाम होगा इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब क्या है? हाँ, स्वदेशी का मतलब ये हो गया कि हम इनकी चीजों का क्या कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। क्या कर देंगे, इनको एग्जाइल कर देंगे। मतलब इनके कपड़े, इनके जो भी प्रोडक्ट है XYZ, है ना, मतलब हम जीन्स की जगह पे हम नॉर्मल धोती को प्रमोट करेंगे, ऐसा स्वदेशी कहते हैं ना। जैसे स्वदेशी बेच के तो लोगों की कंपनियों के टर्नओवर हो गए करोड़ों के, हजारों करोड़ों के। जैसे एक हमारे हैं कौन, पतंजलि वाले बाबा रामदेव,
है ना, वो चीज है। तो स्वदेशी बोल बोल के अब उनके खुद के ही प्रोडक्ट सैंपल में फेल हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है ना, वो चीज है। तो स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए एक मूवमेंट चला है, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है ना। इस बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, बहिष्कार, ठीक है। और एक एक ना मैगजीन छपी थी, उसका नाम था संजीवनी, क्या नाम था मैगजीन का, ठीक है, उसमें उन्होंने बहिष्कार किया इसको। अच्छा, ये जो अनाउंसमेंट हुई थी उसको लेकर के 1 सितंबर को गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूज आया है कि हम 16 अक्टूबर को पार्टीशन को एग्जीक्यूट कर देंगे, मतलब 16 अक्टूबर को पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। और 90, ये तो खैर पढ़ चुके हम लोग। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया क्या कि 16 अक्टूबर 1905 को हम क्या मनाएंगे, शोक दिवस। शोक दिवस बोले तो क्या, ऑब्जर्व एज ए सॉरो डे और मॉर्निंग, ठीक है, मतलब कि हमें दुख है उस दिन, है ना। क्यों दुख है, क्योंकि उस दिन क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में यह दिन किस दिन के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, रक्षाबंधन के रूप में। रक्षाबंधन ये वो वाला रक्षाबंधन नहीं है, ये बस एक सिंबल है इसको बताने का, ठीक है ना, कि हम यूनाइटेड है, हम एक हैं, ठीक है ना, वो सब चीजें, ठीक है। अच्छा, ये जो स्वदेशी मूवमेंट चला था उसको महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का लेना देना किस स्टेट से है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो उन्होंने शिवाजी की जयंती शुरू की थी, और महाराष्ट्र में इन्होंने क्या शुरू किया था, गणेश चतुर्थी शुरू की थी। तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और उनकी बेटी, उनका नाम था केतकर, इन लोगों ने ये जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको महाराष्ट्र में भड़काया है। ऐसे नहीं बंगाल का मैटर तो सिर्फ बंगाल में चल रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लोग क्या करते थे उसको, ठीक है, बढ़ाते थे। अच्छा, इस स्वदेशी मूवमेंट की खास बात थी गई, इससे पहले जितने भी मूवमेंट हुए थे उन सब में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ही मिनिमम था, 0 था, लेकिन इसमें महिलाओं ने खूब एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। बट फार्मर्स से भाग नहीं लिया, ठीक है ना, वो चीज है, क्योंकि फार्मर्स का नहीं था ये। तो स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए, ठीक है ना, स्वदेशी स्टोर खोले गए, पतंजलि टाइप, है ना, ये चीज है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। उसी में से एक व्यक्ति था, उनका नाम था आचार्य प्रफुल्ल चंद्र। इन्होंने बंगाल में पहली स्वदेशी केमिकल स्टोर फैक्ट्री खोली, ठीक है। बंगाल पार्टिसिपेशन का विरोध करने के लिए गाइस हमने और एक और चीज की, क्या, हमने नेशनल एजुकेशन को क्या किया, प्रमोट किया, ठीक है। और क्या किया, 8 नवंबर 1905 को गाइस एक इसको नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमने फटाफट एक स्कूल भी बनाया, उसका नाम था नेशनल स्कूल। क्या नाम था उसका, रंगपुर में था ये, ठीक है ना। अच्छा, इन सब चीजों को, इन आंदोलनों को भड़काने के लिए, इन मॉन्यूमेंट्स को भड़काने के लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने एक गीत गाया था, बताया था मैंने आपको, अमार सुनार बांग्ला, और यही चल करके आगे बांग्लादेश का क्या बना, नेशनल एंथम बना, ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने कहा था, उसके बाद कौन आ जाता है, जॉर्ज पंचम आ जाता है। कौन आ जाता है ना, इसका नाम था G5, जॉर्ज पंचम। कब आया था, 1911 में आया था, 1911 में आया था, ठीक है। और दिल्ली दरबार जब ये आया था गए, तो आपको पता ही है ये लोग दरबार वरबार लगाते थे, जॉर्ज 5 नाम है इसका, है ना। वो दिल्ली में आया, और दिल्ली में जैसे ही आया ना, वैसे ही 2-3 बातें। पहला तो इसने बंगाल के पार्टीशन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। एक चीज उसने, आपको पता है 1911 से पहले, या यूं कह लो 1911 तक इंडिया की कैपिटल क्या होती थी, कोलकाता होती थी, और उसको चेंज करके क्या कर दिया, अब दिल्ली कर दिया। क्या कर दिया, तो गाइस 1912 से लेकर के दिल्ली आज तक भारत की क्या है, राजधानी है। और 2022 में इसके 100 साल कंप्लीट हो गए, सॉरी 2012 में, यानी 110 साल हो गए कैपिटल बने हुए, ठीक है ना। अभी भी भारत की राजधानी क्या है। अब 2 बातें हैं, हम भारत की राजधानी को चेंज भी कर सकते हैं, और हम कह देंगे भाई हम अंग्रेजों की टेंडेंसी को फॉलो नहीं करना चाहते, हम इसको चेंज करेंगे। इसको लेकर कभी रिसेंट में काम हुआ है, पता है क्या, मैं आपको बहुत लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। रिसेंट में काम हुआ है कि अभी जो करंट में हमारी प्रेसिडेंट है, कौन, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने देखा
कल परसों की बता रहा हूं मैं आपको इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही लेटेस्ट, तभी मेरा नाम ध्यान में आया, सी राजगोपालचारी का। द्रौपदी मुर्मू ने देखा कि प्रेसिडेंट का जो स्टडी हॉल था उसमें सारे के सारे आज अभी भी अंग्रेजों के वायसराय के फोटो लगी हुई थी, ठीक है, उन सबको हटवा दिया है, उन सबको क्या कर दिया है, हटवा दिया है। और वहां पे एक मूर्ति भी लगी थी एक वायसराय की जिसका नाम था माउंट बेटन, शायद आई थिंक माउंट बेटन, जो लास्ट वाला था, लास्ट वायसराय, ठीक है ना, लास्ट वायसराय ऑफ रूल्ड इंडिया कह लो आप लोग, है ना। माउंट बेटन की फोटो हटाकर उन्होंने एक फोटो लगा दी जिनका नाम है सी राजगोपालचारी की। किसकी भाई, हमने इंडिपेंडेंट की लगा दी। इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि वही हम अंग्रेजों की टेंडेंसी को अभी तक फॉलो कर, सोचो इतने दिन तक प्रेसिडेंट आए उनमें से किसी का भी ध्यान यहाँ पे नहीं गया, और जो फोटोएं लगी हुई थी जितने भी वायसराय की, उसकी जगह पे उन लोगों की फोटो लगा दी जितने भी परमवीर चक्र अवार्डीज हैं इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी जो शहीद हो गए, है ना, वो चीज, तो उनकी फोटो भी लगा दी, ये चीज, ठीक है। तो ये दो तीन बातों का ध्यान रखना आप लोग। और दिल्ली तो है, अंग्रेजों की ना एक्चुअली दो कैपिटल हुआ करती थी, एक तो होती थी कलकत्ता और एक होती थी शिमला होती थी। क्या होती थी, कहीं ध्यान रखना आप लोग, ये जो वायसराय वगैरह जहां पे रुकते थे ना, जहां पे रहते थे गवर्नर जनरल वायसराय, वो आज वही जगह है जहां पे हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, यानी राष्ट्रपति भवन। कोई पूछे दुनिया का सबसे बड़ा घर कौन सा है, तो कह देना इंडिया का राष्ट्रपति, एक व्यक्ति के रहने के लिए 360 कमरे हैं यहाँ पे, एक व्यक्ति के रहने के लिए 300। आपका एक कहेगा भाई कि सर एक दिन का एक, तो ऐसा नहीं है, है ना। अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, आपको मैंने कहा ना कंपटीशन में वही पढ़ाया जाता है जो आया हुआ है, मैं लिख के दे रहा हूं। आप इंडियन पॉलिटी का यूट्यूब से किसी भी टीचर का वीडियो उठाओ और वो आपको ये पॉइंट पढ़ाते क्लास में, तो मान जाऊंगा मैं, क्या राष्ट्रपति जब रिटायर हो जाता है ना इस देश में, तो उसको एक पर्सनल असिस्टेंट, है ना, पर्सनल असिस्टेंट, एक पर्सनल सेक्रेटरी और 1 लाख रुपए उसको मंथली मिलते हैं, मंथली मिलते हैं, जो उसके ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए। वो इंडिया में जिस इलाके में उंगली रख देगा उस इलाके में उसको सरकार घर देगी, ठीक है ना, जिस इलाके में जहां रख दे, या तो कैमेलिया में रख दे, गुड़गांव में 100 करोड़ का है ना, 100 करोड़ का फ्लैट है ना कैमेलिया में, गुड़गांव में, वो चीज है। और ये एक सुविधा होगी रिटायरमेंट की। दूसरी सुविधा, टैक्स फ्री सैलरी है, पेंशन मिलेगी उसको आफ्टर 5 इयर्स। तीसरी सुविधा ये है कि वो जहां कहीं भी ट्रेवल करेगा आफ्टर रिटायरमेंट, उसको फर्स्ट क्लास की टिकट मिलेगी, फ्लाइट की करे या ट्रेन की करे। और उस जब वो बहुत बूढ़ा हो जाएगा तभी भी वो एक्स प्रेसिडेंट रहेगा, तो उसके साथ एक और पर्सन भी जा सकता है, फर्स्ट क्लास में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका केयर टेकर बन करके, ठीक है ना। तो ये दीज आर द फीचर्स दैट अ पर्सन गॉट आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के पोस्ट का रिटायरमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। और मैंने कहा ना, आप लोगों की सैलरी कितनी होगी, कल को मान लो आप, मैंने आपको बताया था ना क्लास में, वो पोस्ट के बारे में बताया था, एएसओ वगैरह के बारे में शायद बताया था ना। अब मान के चलो एएसओ जो है ना, आप एएसओ लोग, तो मैंने बताया था कि एएसओ को मिनी आइस कहते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप एएसओ बन जाते हो, आपकी इस समय करंट में सैलरी पता कितनी होगी, मान लो 1 लाख रुपए, कितनी है, 1 लाख रुपए है ना, तो साल का कितना हो गया, तो अब 12 लाख हो गया, उसका मतलब अभी तक आप टैक्स फ्री हो। 12 लाख पे कोई टैक्स अभी इंडिया में, अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो उससे अभी तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन फिर कुछ साल बाद बढ़ेगी सैलरी 12 लाख से, तो हो सकता है आप टैक्सेबल अमाउंट में आ जाओ, ठीक है। और टैक्स वैक्स देने का फायदा ये होता है कि लोन वगैरह मिल जाता है। हालांकि सरकारी कर्मचारी को मैं बता रहा हूँ, एक लड़का ऊपर पढ़ता है प्रिंस वेदाल, उसको ज्वाइनिंग किया हुई शायद 2 महीने 3 महीने हुआ है, उसको अभी से ही ऑफर आ रहा है, जबकि वो मुझसे फाइनेंशियल एडवाइस भी लेने आता है, पढ़ाई उसकी पूरी हो चुकी है। मैंने कहा भाई इधर उधर तो 1 रुपए का भी खर्च मत करियो, ठीक है ना, सारे पैसों का एफडी करा दो, सारे पैसों का, ठीक है ना। और यकीन मान तू 1 साल बाद जब तुझे उस एफडी का पैसा मिलेगा तो तुझे जो खुशी होगी वो किसी भी खुशी से बेहतर होगी। पैसे की खुशी सबसे बेस्ट खुशी है। तो उसने कहा सर लोन के ऑफर आ रहे, तो मैंने कहा लोन किसके लिए लेना है, अगर घर बनाने के लिए लोन लेना तो ले सकते हैं, हमको और आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी को चुटकियों में लोन मिलते हैं, उनको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर वो लोन लेना चाहे तो ले सकता, अभी ले 3 महीने की नौकरी के बाद उसको लोन ले लेगा, अगर मान के चलो वो, ठीक है, 40 लाख का लोन ले लेता है, एक बढ़िया सा घर बना ले कराला साइड में 200 गज में,
है ना, फैमिली में 3 लोग रहने वाले हैं, वो चीज है। तो सर 24 साल की उम्र में 200 गज का घर बनाएगा तो सोसाइटी वैल्यू आपको देगी या उसको देगी? आपको तो कुछ नहीं देगी सर। किस बात की वैल्यू देगी आपको? आपने नहीं, जिसने बनाया उसने उसको देगी, है ना, जिसकी अचीवमेंट है उसको देगी। आप मेहनत करो, आप अचीव करो, आपको देगी, है ना। सर आप बनाओगे तो आपको देगी, ऑब्वियस बात है। आप मेहनत करो उस लायक। नौकरी पिछले 6 महीने की बता रहा हूं मैं आपको, वैसे इतनी व्यक्तिगत सच्चाई बताते हो ना। मैं लाइब्रेरी की फीस मैं देता था, मैंने दी है उसकी फीस, लाइब्रेरी की फीस की। मैं इतना नाम नहीं लेता, लेकिन ये बता रहा हूं कि उसके अंदर गुणवत्ता थी इसलिए दे दिया। आपके अंदर होगी तो आपको भी दे दूंगा मैं, लेकिन आपके अंदर शायद अभी दिख नहीं रही है मुझे। जिस दिन दिखेगी उस दिन दे देंगे। 11 बजे रात को ना कला मंदिर के रोड पर समझा रखा है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल होता है मरने के जैसा। जब आप लेवल नॉलेज के स्पीक पे चले जाओगे तब आपको पता चलेगा कि नॉलेज होने के बाद जब नौकरी लगती तो क्या हाल चलता है। उसके घर में कोई मिलने नहीं आता, कोई रिलेटिव उससे मिलने नहीं आता, उसके घर की वो हालात थे। और आज जब नौकरी लग गई तो वो बताता है कि सर भैया दूज पे बुआ आई थी 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो चीज है। ठीक है, तो आप करो सर, आपसे मिलने आएंगे। मैं 11 बजे रात को कला मंदिर के रोड पर समझा रखा सर कि छोड़ना नहीं है पढ़ाई, पढ़ते रहना है। 11 बजे रात को रोड पे, मुझे क्या पढ़िए, मैं घर नहीं जाऊंगा क्या? 9:30 बजे बैच खत्म करके मेरा क्या परिवार नहीं है क्या जो मैं उसको समझाने के लिए कला मंदिर के रोड पे सुनसान समझा रहा हूं उसको मैं, या मैं उसको एफर्ट लगा रहा हूं मैं कि भाई लाइब्रेरी में पढ़ तू जा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो चीज है। वो मेरे लिए भी डेडिकेटेड रहता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने इस लालच से नहीं कहता कि मेरे लिए डेडिकेटेड है। वो इस लूप से बाहर निकल गया, वो इस लूप से बाहर निकल गया वो। ठीक है, वो चीज है, और लूप से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर फील्ड बुरा है, लेकिन जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, अगर आप उसमें डेवलपमेंट नहीं देख रहे हो, ग्रोथ नहीं देख रहे हो, तो दिक्कत ही दिक्कत है, वो चीज है। आगे की बात करें तो मैंने बताया कि जो जॉर्ज पंचम आया, इसने क्या किया, दिल्ली में दरबार लगाया, है ना, और क्या कर दिया उसने, बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया और दिल्ली को कैपिटल बना दिया, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद होता है कांग्रेस का डिवीजन। ठीक है ना गाइस, 1905 में ना कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, दैट इज बनारस सेशन। कौन सा सेशन हुआ था, मतलब कहां पे हुआ था, ये बनारस में हुआ था, इसलिए बनारस सेशन कहते हैं, है ना। और उन्होंने भी उसमें भी जो इसमें भी ना ये जो बंगाल विभाजन है ना, उसको भी उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, बहुत ज्यादा क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। उस समय जो हेड थे ये इसके क्या नाम है, कांग्रेस सेशन के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है ना, और उन्होंने स्वदेशी को क्या किया, प्रमोट किया। ठीक है ना, ये चीज है। यहीं पे गाइस, यहीं इसी में ही ना इनके बीच में कलेश आ गया। किसके बीच में, कांग्रेस में भी तो 2 चीज थे ना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, गरम दल, और इसी सेशन में इनके बीच में जो है ना कुछ ऐसी बात हुई जिसकी वजह से इनके बीच में टकराव चालू हो गया। ठीक है, और ये टकराव मैंने कहा कांग्रेस के सेशन हर साल होते थे, है ना। तो 1905 में कहा हुआ, बनारस में, और 1906 में हुआ गाइस, आई थिंक सूरत सेशन था ये। कौन सा सेशन था, सूरत सेशन था ये। ठीक है, और इसमें जो है ना, इसमें यह था कि बाल गंगाधर तिलक ये चाहते थे कि किसको हेड बनाया जाए, किसका हेड बनाया जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है ना, लेकिन हेड किसको बना दिया गया, दादा भाई। तो मैटर शांत हो गया, लेकिन वो दब गया, मैटर खत्म नहीं हुआ। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला क्या कर आपका, डिस्पाइट द ऑब्जेक्शन ऑफ द नेशनलिस्ट, द मॉडरेट कंटिन्यू टू कॉल देमसेल्फ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो नरमपंथी थे ना, जो लिबरल वाले थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से सुना। ये जो मैंने कहा कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी, कितने हिस्सों में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या, गरम दल वाले, और मॉडरेट मतलब ये जो नरम दल वाले हैं ना, ये कांग्रेस को अभी भी आईएनसी कहते थे। क्या कहते थे इसको, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल, जो नाम पहले था वो अभी भी। लेकिन जो गरम दल वाले थे, जो मॉडरेट वाले थे, वो कहते हैं इसको आईएनसी मत कहो, इसको कहो नेशनलिस्ट पार्टी। क्या कहो इसको,
नेशनलिस्ट पार्टी कहो आप इसको, इसका नाम चेंज करो, ये अंग्रेजों का नाम है, हमें पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो ये इनको लेकर के भी टसल बड़ा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको पता है, तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे चला चालू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चला, 1914 से। तो पहला जो चला वो मद्रास में चला, ठीक है ना। और कोई पूछे आपसे कि कब चला, तो उस समय हेड कौन था, तो भूपेंद्र नाथ बसु। दूसरा 1915 में मुंबई में उस समय आईएनसी का अध्यक्ष तो कौन थे, एसपी सिन्हा। 1916 में लखनऊ में सेशन हुआ गई, उस समय अंबिका चरण मजुमदार थे। और 1970 में कलकत्ता में एनी बेसेंट, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस जो है वो शुरू होती है कब, 1918, और देश की आजादी तक चलती है। और आज जो आप कांग्रेस देख रहे हो ना, राहुल गांधी वाली, वो यही कांग्रेस है। इनके आज भी सेशन होते हैं, हाँ, लेकिन ये वही है, पार्टी वार्टी होती है इसमें। मेन आपका ये वाला है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये कितने ईयर्स हो गए टोटल हमारे, 47 + 15 लगभग 62 ईयर्स हो गए। कितने हो गए। अब या तो तुम लिस्ट याद कर लो बना करके, एक एक साल का, हर साल का, क्योंकि इनका तो रोज होता था, हर साल होता था। या तो तुम ये याद कर लो कि इनके मेन कहां पे हुए थे। जैसे हमने ये पढ़ा था कि इनका जो पहला जो हुआ था वो कहां हुआ था, 1885 में कलकत्ता में हुआ था, सॉरी मुंबई में हुआ था, और व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इनका जो पहली बार जब हमने नेशनल क्या गाया, नेशनल सॉन्ग गाया, वो कब गाया था, 1896 में। कब गाया, आफ्टर 11 ईयर ऑफ फाउंडेशन, है ना। और उस समय जो थे रहमतुल्लाह सयानी जो थे, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और कौन कहां पे हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था सेशन, कलकत्ता में। तो इनके मेन आप याद कर लो। सुभाष चंद्र बोस कब थे, महात्मा गांधी कितनी बार बने, लाहौर सेशन कब हुआ था, जब हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। हमारे देश में आजादी को लेकर एक और बात चली थी क्या, कि आप हमें आजाद कर दो और रूल हमें वहां से कर लेना। समझ पा रहे हो क्या आप लोग। जैसे ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है। लेकिन आप कभी मैप में देखोगे ना, अगर आप कभी मैप में देखो ग्रीनलैंड को, तो ये वाइट होता है। कैसा होता है ये, वाइट कलर का है, लेकिन इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड। और इसका रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, वही सेम चीज, ठीक है, कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। ज्योग्राफी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो आ जाओ, देखो ध्यान से सुनना, ये वाला इलाका। अभी थोड़ी देर पहले ये हम लेटेस्ट न्यूज पढ़ रहे हैं क्या, कि यहाँ का एक राष्ट्रपति है, क्या नाम इसका, डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम इसका, उसने कहा हम ग्रीनलैंड को क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे, इस पे क्या करेंगे, मतलब इस पर कब्जा करने के लिए अगर हमें मिलिट्री एक्सरसाइज भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। लेकिन आपको पता है ये जो ग्रीनलैंड है ना, इस पे बेसिकली डेनमार्क का वो है कब्जा, किसका है, डेनमार्क का ना इस पे कब्जा। मतलब डेनमार्क जो है ना इसको वो करता है, प्रोटेक्ट करता है। और डेनमार्क नाटो का मेंबर है, किसका मेंबर है, नाटो का। और नाटो के मेंबर्स की खास बात यह है, आर्टिकल 32 ऑफ दैट एग्रीमेंट ऑफ नाटो, कि अगर तुम किसी नाटो कंट्री पे अटैक करोगे तो नाटो कंट्री मिल करके तुम पे अटैक। तो ये आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन, ये रहा यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का कारण क्या था, यही था कि यूक्रेन किसका मेंबर बनने जा रहा था, नाटो। कह रहा है कि हमारे पड़ोस में रह करके हमसे बदतमीजी करेगा, उसको तब से युद्ध चल ही रहा है ना। मेंबरशिप बनने से पहले उसको काम उसको क्या कर दिया, बिना वजह ही लपेट रहा, अभी तक लपेटे ही जा रहे हैं, वो चीज चल रहा है, युद्ध वो चीज है। और ये जो लोकेशन है ना, एक्चुअली इसमें कोई पॉपुलेशन नहीं है, ये पूरे साल वाइट रहता है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड। और इस पर डेनमार्क लिखा भी हुआ है गाइस, ठीक है ना। बहुत सारे हिस्ट्री में पॉइंट्स है जो आप नहीं जानते हो, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा अरे ये ऐसा भी होता है। जैसे अभी कुछ बातें मैंने आपको बताई कि मीटिंग किसने करवाई थी, तो जब हमारे सामने ये पॉइंट आता हमें भी लगता है ऐसा भी था क्या। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले लोग इतने डीप डाउन पढ़ते कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कार्टून वगैरह में, अमेरिका में एक पुतला है जिसने हाथ में ऐसे मशाल ले रखी है, अब उसका इतिहास पढ़ो आप,
कि वो किसने बनाया, किसके लिए बनाया, किसको गिफ्ट दिया, किस लिए गिफ्ट दिया, उसका अपना बैकग्राउंड है, अपना इतिहास है उसका, वो चीज है। तो डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड के ऊपर। ये ग्रीनलैंड इसका नाम है, लेकिन ये है कैसा, व्हाइट है। कारण क्या कि जब इसके ऊपर जब बर्फ पिघलेगी ना कभी, तो उस पर ग्रासेस जो दिखेंगे वो ग्रीन होंगी। वेल्ड्स, जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अलग अलग ग्रास होती है, जैसे वेल्ड हो गया, है ना, ठीक है, सवाना हो गया, इस तरीके से अलग अलग होते हैं, टुंड्रा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अमेरिका को ये लगता है कि ये जो ग्रीनलैंड है ना, इसको अगर हमने कब्जा नहीं किया तो कौन कब्जा करेगा इस पे, या तो कब्जा करेगा, ठीक है, इसलिए पहले ही चाहता है कि इस पे वो कब्जा करे। और इसने अभी जस्ट अभी अभी रिसेंट में कहां पे कब्जा, कहां के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया है, वेनेजुएला के। किसके, इसको लेकर के मैंने आपको क्लास में शायद पढ़ाया भी था कि दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस जो है वो, नहीं पढ़ाया था ऐसा कुछ, ठीक है, कभी और पढ़ा देंगे, ठीक है। आज तो चलो वापस आते हैं। तो कांग्रेस के डिवीजन का मैंने आपको पहले बता दिया गया, इसमें दो तरह के नेता होते थे, एक होते थे मॉडरेट और एक होते थे एक्सट्रीमिस्ट, है ना। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय कौन कौन से सेशन हुए थे, कहां कहां हुए थे, ठीक है, इनके नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला गाइस, कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 1907 गाइस, कौन सा हुआ था, ठीक है, उसका ये सूरत सेशन था गाइस, कौन सा था, सूरत सेशन था। इसी में कांग्रेस जो दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई, ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि कांग्रेस जो स्प्लिट हो गई कितने हिस्सों में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, मतलब गरम दल और नरम दल में। और ये लोग वापस मर्ज भी हो गए, मतलब कि कांग्रेस जो है डिवाइड हो गई थी 1907 के सूरत सेशन में, 1907 के, इसलिए ये सेशन मतलब खास है, ठीक है ना। और ये लोग वापस कब मर्ज हो गए, 1916 में गए। कब, कौन से कहां पे सेशन हुआ था वो, लखनऊ सेशन में, ठीक है ना, ठीक है। तो 1900 दूसरी तरफ लखनऊ समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, एकजुट हो गए थे, मिल गए थे ये वापस, ध्यान रखना। तो इनके टूटने का समय 1907 का सूरत सेशन, और मिलने का समय 1916 का लखनऊ सेशन, ठीक है। बीच में और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशंस वगैरह हुए, ठीक है ना, वो चीज है। अच्छा, ये जो आईएनसी थी ना, इनका समझौता उससे भी हुआ था, क्या नाम है, मुस्लिम लीग से भी इनका समझौता हो गया था, ठीक है ना। अगले नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, ये एक चीज का ध्यान रखना गाइस आप लोग, इन लोगों का जो मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था ना, ठीक है, इन लोगों का जो मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था लखनऊ सेशन में, किसमें हुआ था, उसी में एक बात इन लोगों ने गड़बड़ की थी जिसकी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आपको पता है समझौते होते हैं कुछ टॉपिक पे, फिर बात होता है ना। दो लोगों का समझौता हुआ, मुस्लिम लीग और दोनों एग्री हो गए, और इन्होंने एक पॉइंट पे एग्री हो गए, क्या, जो आगे चल के नई कंट्री बना गया पाकिस्तान, वो इसी में हुआ था, इसी 1916 में हुआ था। तो ध्यान सुना, एक व्यक्ति था, उनका नाम था आरसी मजूमदार, क्या नाम था उनका। इन्होंने कहा कि 1916 का जो सेशन था लखनऊ सेशन, उसी की वजह से 30 साल बाद, उसके उस सेशन के 30 साल बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, पाकिस्तान का। मतलब इसी में मुस्लिम लीग की ऐसी एक बात कांग्रेस ने मान ली जिसकी वजह से आगे चल के इस पे और बात बढ़ गई, है ना। तो पाकिस्तान हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है पाकिस्तान को लेकर के कि हु कॉइन द टर्म पाकिस्तान, हु कॉइन द टर्म पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द किसने दिया, कोई कहे तो आप तो क्या कहोगे आप लोग, नहीं, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द किसने दिया तो क्या कहोगे आप, चौधरी रहमत अली, ठीक है ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं दिया तब, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गाइस वो जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक और मूवमेंट शुरू किया था, एक लीग शुरू की थी, इसका नाम था होम रूल लीग। कब शुरू हुआ था, 1916 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, इसको एनी बेसेंट ने भी इसको लीड किया था गाइस, है ना। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी इसको चालू किया, वापस से रूल किया, ठीक है। अच्छा, एनी बेसेंट एक ऐसी महिला है जो कि भारतीय नहीं है, इंडियन नहीं है,
लेकिन वो इंडिया की कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहती, ये चाहता है कि इंडिया डोमिनियन बना रहे। जैसे अभी ग्रीनलैंड की बात कर रहा था, ग्रीनलैंड आजाद है लेकिन फिर भी उसको सारे फैसले किससे लेने पड़ते हैं? डेनमार्क से। उसकी सुरक्षा कौन करता है? डेनमार्क करता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। 1980 में गाइस एक रिपोर्ट आई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, इसी से रिलेटेड थी ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपका ये जो अंग्रेजों की ये जो रिपोर्ट थी ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, इसकी वजह से कांग्रेस के अंदर वो जो दो लोग थे ना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, वो फिर से उनके बीच में थोड़ा सा कलेश आ गया, मतलब वो दो फिर से होपलेस हो गए, फिर से उनके बीच में लड़ाई हो गई। क्यों? जो उसमें मॉडरेट लोग थे, ठीक है ना, उनमें वो लोग, ये जो मीटिंग, ये जो रिपोर्ट आई थी, इससे ये लोग क्या थे, उन्होंने उसको वेलकम किया, मतलब इस रिपोर्ट से वो लोग एग्री थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इससे एग्री नहीं करते, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या हुआ, फिर से जब दोबारा कलेश हुआ कांग्रेस के बीच में, तो जो इस बार वो लोग कौन से वाले, मॉडरेट वाले, कौन से वाले, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक अलग संस्था बना ली जिसका नाम था भारतीय उदारवादी संघ, ठीक है ना, ऑल इंडिया लिबरल यूनियन, ऑल इंडिया लिबरल यूनियन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रिवोल्यूशनरी मंडल हुए, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए, उसमें एक आंदोलन था हमारा व्यायाम मंडल, ठीक है ना, एक था अभिनव भारत, इसको किसने स्टार्ट किया था? वीडी सावरकर ने स्टार्ट किया था। कोई पूछा आपसे, ठीक है। एक था अनुशीलन समिति, अनुशीलन कमेटी थी, ठीक है, हाँ हाँ वही सावरकर, ठीक है ना, वीडी, इनको लेकर काफी सारी चीजें चलती रहती है इंटरनेट पे, ठीक है। रिवॉल्यूशन को लेकर के ना ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो व्यायाम मंडल है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह का रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1897 में। इस समय गई इंडिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशन चल रहे थे, लेकिन उनको उतनी पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी जितनी मिलती है, जितनी महात्मा गांधी को मिलती थी। उसमें से एक था आपका नाम, जो मैं आपको पहले भी बताया था, नहीं झारखंड में था, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह जिसको कहते हैं, बिरसा मुंडा के नाम से, किसके नाम से? बिरसा मुंडा के नाम से, ठीक है ना। इनको धरती आभा यानी कि धरती का पुत्र भी कहते हैं, सन ऑफ अर्थ भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वो थे ये ट्राइब्स वगैरह, ठीक है। तो ये 1897 में एक रिवॉल्यूशन चलाया, एक आंदोलन चलाया, उसका नाम क्या था? व्यायाम मंडल। और इसको किसने चलाया? इसको दो भाइयों ने चलाया, एक का नाम था दामोदर हरि चापेकर और एक का नाम था बालकृष्ण हरि चापेकर। इनको मिला जॉइंट में क्या कहते हैं? चापेकर ब्रदर्स कहते हैं इनको। इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। लेकिन गाइस आपको पता है कि कोई पूछे आपसे कि भारत का पहला रिवॉल्यूशन कौन सा था, तो आप कहते हैं ना सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रिवोल्ट था, सन्यासी रिवोल्ट था। इसके बाद जो दूसरा रिवोल्ट हुआ था गाइस, वो 1857 की क्रांति हुई थी, और इसके बाद बाकी के रिवोल्ट्स हुए थे, ठीक है। दूसरा हमारा अभिनव भारत था, जो कि किसने स्टार्ट किया था? वीडी सावरकर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। कांग्रेस का जो हमने सेशन पढ़ा गया, उस सेशन में आप लोग एक नाम और ऐड कर लेना। एक हुआ था गाइस लाहौर सेशन हुआ था हमारा, कब? 1929 में, ठीक है, लाहौर सेशन हुआ था। और इसमें हमने पहली बार गाइस कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंट, ठीक है। और कभी आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी ने आईएनसी का कौन सा सेशन लीड किया था, तो महात्मा गांधी ने गाइस एक सेशन लीड किया था, बेलगांव सेशन। कौन सा सेशन? बेलगांव सेशन। ये महाराष्ट्र में पड़ता है शायद, ठीक है। बेलगांव सेशन, बेलगांव अधिवेशन एक ही बार लीड किया, उसके अलावा लीड नहीं किया, ठीक है। ये चीज है। बाकी कांग्रेस को लेकर के ना बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे टसल रही थी, तो उसमें से कुछ लोग ये भी कहते थे कि जो कांग्रेस के लोग हैं ना, ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? सत्ता के, मतलब कि हर कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, हर कोई पावर चाहता है, इंडिपेंडेंट कोई भी
इंडिपेंडेंस कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना, वो सब चीजें। तो इसको लेकर के रिजाइन देने वाले लोगों में से एक आदमी थे जिनका नाम था, इनको लेकर दो लोगों के बीच में लड़ाई चलती थी। एक का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक का नाम था सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया था यहाँ से, और उसके बाद अपनी अपनी पार्टी वगैरह बनाई, अपना फ्रीडम का वो किया, ठीक है। हाँ 1919 में आया था। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट में करते हैं। थैंक यू।